नमस्ते, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे कि तेल की कीमतों का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। जब तेल महंगा होता है तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर कैसे पड़ता है, कीमतों में राहत कब और कैसे मिलती है, और क्यों सिर्फ ओपेक प्लस ही नहीं बल्कि कई और खिलाड़ी भी तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 3 अगस्त 2025 है। दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर एक अजीब सी बेचैनी है। कभी कीमतें आसमान छूने लगती हैं तो कभी अचानक नीचे आ जाती हैं। इस पूरे खेल के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, ओपेक प्लस। यह तेल उत्पादक देशों का एक शक्तिशाली समूह है जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। ये देश मिलकर तय करते हैं कि दुनिया के बाजार में कितना कच्चा तेल भेजा जाएगा। उनका एक फैसला आपकी गाड़ी की टंकी से लेकर रसोई के बजट तक सब कुछ हिला सकता है। यह समझना जरूरी है कि यह संगठन कैसे काम करता है और क्यों इसके फैसलों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। कल्पना कीजिए कि बाजार में टमाटर बेचने वाले 10 बड़े किसान हैं। अगर वे सब मिलकर तय कर लें कि कल से बाजार में आधे टमाटर ही लाएंगे तो क्या होगा? जाहिर है टमाटर की कमी हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। ओपेक प्लस भी ठीक यही करता है, लेकिन टमाटर की जगह कच्चे तेल के साथ। जब उन्हें लगता है कि तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, तो वे उत्पादन में कटौती का ऐलान कर देते हैं। यानी वे दुनिया को कम तेल बेचते हैं। इससे तेल की आपूर्ति घट जाती है और मांग उतनी ही रहने पर कीमतें अपने आप ऊपर चढ़ जाती हैं। यह एक सीधा साधा अर्थशास्त्र है जिसका असर वैश्विक होता है। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ओपेक प्लस तेल की कीमतों का मालिक तो है, पर वह अकेला खिलाड़ी नहीं है। उसके फैसलों का असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। जैसे अगर किसी बड़े देश में आर्थिक मंदी आ जाए तो वहां तेल की मांग घट जाती है। ऐसे में ओपेक प्लस की उत्पादन कटौती का भी उतना असर नहीं होता। हाल ही में जुलाई 2025 में अमेरिका में नौकरियों के आंकड़े उम्मीद से बहुत कम आए, जिससे यह डर पैदा हुआ कि शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। इस खबर के आते ही तेल की कीमतें गिरने लगीं, भले ही ओपेक प्लस आपूर्ति पर नियंत्रण बनाए हुए था। इसका मतलब यह है कि ओपेक प्लस एक तरह का मौसम विभाग है जो तेल के बाजार में तूफान या शांति की भविष्यवाणी तो कर सकता है, लेकिन वह हर हवा के झोंके को नियंत्रित नहीं कर सकता। हाल के दिनों में ओपेक प्लस ने अपनी रणनीति में एक दिलचस्प बदलाव किया है। कीमतों को ऊंचा रखने के बजाय अब वह उत्पादन बढ़ा रहा है। अगस्त और सितंबर 2025 के लिए उसने उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका मकसद अमेरिकी शैल तेल उत्पादकों से बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस छीनना है। यह एक शतरंज की चाल की तरह है, जहां हर मोहरा दूसरे को मात देने की कोशिश में लगा है। जब ओपेक प्लस तेल का उत्पादन घटाता है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका असर सबसे पहले और सबसे सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। आप इसे पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवाते समय महसूस करते हैं। कल तक जो पेट्रोल 95 रुपये लीटर था, वह अचानक 100 या 105 रुपये का हो जाता है। डीजल के दाम बढ़ते ही ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ट्रक आपके शहर तक सब्जियां, फल, अनाज और दूसरा जरूरी सामान लेकर आते हैं, उनका खर्च बढ़ जाता है। और यह बढ़ा हुआ खर्च कौन देता है? जाहिर है आप और हम, यानी आम उपभोक्ता। यह महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रहती, यह एक चेन रिएक्शन की तरह फैलती है। जब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है तो किराने की दुकान पर मिलने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। आपकी दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले, सबके दाम थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाना और खेतों में सिंचाई के लिए पंप चलाना महंगा हो जाता है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है। इसका असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ता है। यानी ओपेक प्लस का वियना में लिया गया एक फैसला आपके घर की थाली को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा जिन उद्योगों में तेल और गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है, उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। पेंट, प्लास्टिक, उर्वरक और कई अन्य चीजों को बनाने में
कच्चे तेल के उत्पादों का इस्तेमाल होता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो इन सभी चीजों को बनाना भी महंगा हो जाता है। कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देती हैं। नतीजा यह होता है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की लगभग हर चीज महंगी होने लगती है। इसे ही हम मुद्रास्फीति या महंगाई का बढ़ना कहते हैं, जो आपकी बचत को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यह असर यही नहीं रुकता। सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटिंग ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं। हवाई जहाज का टिकट महंगा हो जाता है क्योंकि एयरलाइंस को ज्यादा महंगा ईंधन खरीदना पड़ता है। कुल मिलाकर जब तेल महंगा होता है तो जीने की लागत बढ़ जाती है। आपकी तनख्वाह उतनी ही रहती है, लेकिन उसी पैसे से आप पहले के मुकाबले कम सामान और सेवाएं खरीद पाते हैं। यह एक अदृश्य टैक्स की तरह है जो हर किसी को चुकाना पड़ता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब ओपेक प्लस यह फैसला करता है कि उसे बाजार में ज्यादा तेल भेजना है तो हालात बदलने लगते हैं, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला जब समूह ने अगस्त और सितंबर 2025 के लिए उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई। जब बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ती है तो कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे आने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में अचानक बहुत सारे टमाटर आ जाएं तो उनके दाम गिर जाते हैं। तेल की कीमतें गिरने का मतलब है कि भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, उन्हें कच्चा तेल खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। कीमतों में इस गिरावट का सबसे पहला और सीधा फायदा आम आदमी को मिलता है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने लगते हैं। इससे आपकी गाड़ी चलाने का खर्च कम हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस और टैक्सी का किराया भी कम हो सकता है, या कम से कम उसके बढ़ने की रफ्तार थम जाती है। जब डीजल सस्ता होता है तो माल ढुलाई की लागत घटती है। इसका मतलब है कि शहरों तक सामान पहुंचाने वाले ट्रकों का खर्च कम हो जाता है। यह राहत धीरे धीरे बाजारों तक पहुंचती है और खाने पीने की चीजों की कीमतें स्थिर होने लगती हैं या उनमें थोड़ी कमी भी आ सकती है। तेल की कीमतें कम होने से महंगाई पर लगाम लगती है। जब ईंधन सस्ता होता है तो फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत कम हो जाती है। इससे साबुन, शैम्पू, पेंट, प्लास्टिक जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम या तो घटते हैं या फिर बढ़ते नहीं हैं। इससे केंद्रीय बैंकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरें कम रखने में मदद मिलती है। जब महंगाई नियंत्रण में होती है तो लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आपके बटुए में जो पैसा है उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप उससे ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। यह राहत सिर्फ उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर होती है। सरकार का आयात बिल कम होता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचता है। इस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी जरूरी चीजों पर किया जा सकता है। एयरलाइन कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है क्योंकि उनका सबसे बड़ा खर्च ईंधन पर ही होता है। कुल मिलाकर तेल की कीमतों में गिरावट एक सकारात्मक चक्र शुरू करती है, जिससे उद्योग, सरकार और आम नागरिक सभी को फायदा पहुंचता है। यह सोचना एक बड़ी भूल होगी कि तेल की कीमतों का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ओपेक प्लस के हाथों में है। सच्चाई यह है कि यह एक वैश्विक मंच है जहां कई और शक्तिशाली खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका। अमेरिका न केवल दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, बल्कि सबसे बड़ा उत्पादक भी है। वहां के शेल तेल उत्पादक ओपेक प्लस के फैसलों पर सीधी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ओपेक प्लस कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो अमेरिका के शेल उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ा देते हैं, जिससे कीमतें फिर से नीचे आ जाती हैं। इसीलिए ओपेक प्लस को हमेशा अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों में आग लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मध्य पूर्व में कोई युद्ध छिड़ जाए, जैसे जून 2025 में जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तो तेल आपूर्ति बाधित होने का डर पैदा हो जाता है। इस डर से ही कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, भले ही ओपेक प्लस ने उत्पादन में कोई बदलाव न किया हो। इसी तरह
अमेरिका ने रूस के तेल पर जो प्रतिबंध लगाए हैं और चीन भारत जैसे खरीदारों को धमकी दी है, उससे भी बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है। एक बड़ी पाइपलाइन पर हमला या किसी बड़े तेल उत्पादक देश में राजनीतिक अस्थिरता कुछ भी कीमतों को हिला सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत भी एक बहुत बड़ा कारक है। अगर चीन, अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं, तो वहां फैक्ट्रियों और गाड़ियों में तेल की खपत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई मांग से कीमतें ऊपर जाती हैं। इसके विपरीत अगर आर्थिक मंदी का डर हो, जैसा कि हाल के अमेरिकी जॉब डेटा से संकेत मिला, तो मांग घटने की आशंका में कीमतें गिरने लगती हैं। अमेरिका द्वारा दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ, जैसे 1 अगस्त 2025 को लागू हुए नए टैरिफ भी वैश्विक व्यापार को धीमा कर सकते हैं और तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि ओपेक प्लस के फैसले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। तेल का बाजार एक जटिल पहेली की तरह है, जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। ओपेक प्लस की बैठक में क्या होता है? व्हाइट हाउस क्या नीति बनाता है? चीन में कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं? और मध्य पूर्व में शांति है या तनाव? ये सभी बातें मिलकर तय करती हैं कि आपकी गाड़ी की टंकी कितने में भरेगी। इसलिए अगली बार जब आप पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को देखें, तो याद रखें कि इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई कहानियां एक साथ चल रही हैं।